अच्छा, हमने एनआरवी के बारे में आज सीखना है। पहले हमने जो सीख चुके हैं, एक हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशन सीखी, एक हमने गुड्स इन ट्रांजिट सीखा, गुड्स इन ट्रांजिट का जो ताल्लुक है ना, वो हमारा रिस्क है, रिवार्ड और कंट्रोल के साथ डायरेक्ट। फिर हमने देखा मेजरमेंट। मेजरमेंट का ताल्लुक हमने देखना है इनिशियल या सब। इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, इसे इनिशियल या ओरिजिनल मेजर्ड एट कॉस्ट। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। अब कॉस्ट के लिहाज से एक रिटेलर की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। रिटेलर में जितने का वो खरीद के आएगा प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, प्लस कर देंगे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और एलसी चार्ज। बाकी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इग्नोर कर देंगे। एक आपको टेंशन हो रही है, इग्नोर का मतलब सुन ले। अगर मेरे पास एक अमाउंट है 1000, वो कहता है ये इसकी लिस्ट प्राइस है, कहता है मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला 200 रुपए का। अब ट्रेड डिस्काउंट हमने इग्नोर करना होता है, ऐसा ही है। Yes. अब ये जो लिस्ट प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है या ग्रॉस प्राइस है? लिस्ट प्राइस मतलब आप एक चीज खरीदने गए हो, उसके ऊपर 1000 रुपए लिखा हुआ है, वो ग्रॉस अमाउंट है। क्या वो आपको 1000 रुपए की चीज देगा या 800 रुपए की देगा? इस 1000 के अंदर ये 200 ऐड है या नहीं? इस 1000 के अंदर 200 है या नहीं? अभी है। अब जरा सुने, हमने इस 200 को इग्नोर करना है, मतलब इस एसिड की कॉस्ट के साथ ना प्लस करना होता है ना माइनस करना होता है, बट वो इसके अंदर मौजूद है। हमने इसको 800 रुपए से लिखना है, और ये अमाउंट कितने से लिखी हुई है? 1000 से लिखी हुई है। तो हम ये 200 इसमें से इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इसके अंदर वो मौजूद है और हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना होता। हमने इसको ना एसेट की कॉस्ट में प्लस करना होता है ना माइनस करना होता है, क्योंकि वो उस लिस्ट प्राइस के अंदर वो अमाउंट शामिल है। इसलिए मैं इस 1000 में से 200 माइनस करके कितना लिखूंगा? 800. अब स्टूडेंट्स में सर आपने कहा था इग्नोर करना है, इग्नोर ही किया है। क्यों? क्योंकि 1000 के अंदर शामिल था, तो मैंने उसको इग्नोर करना था। अब एक और एग्जांपल देता हूं। आपके पास वो एक अमाउंट है, नेट अमाउंट, आपने एक चीज 400 रुपए में खरीद ली और आफ्टर 100 डिस्काउंट 400 रुपए में, मतलब 100 रुपए डिस्काउंट के बाद वो चीज कितने की मिली आपको? 400 रुपए की। बताओ ये ग्रॉस अमाउंट है या आफ्टर डिस्काउंट है? अब मुझे दोबारा 100 इसमें प्लस माइनस करने की जरूरत, क्योंकि ये डिस्काउंट इसके अंदर है ही नहीं, और ना मुझे इसके अंदर प्लस करना है ना माइनस करना है। अगर कभी लिस्ट प्राइस या ग्रॉस अमाउंट गिवन हो तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो इसके अंदर शामिल होती है। एक और एग्जांपल बताता हूं, बल्कि 2 एग्जांपल बताता हूं। एक वो सवाल क्या देता है कि एक अमाउंट है परचेज प्राइस, परचेज अमाउंट है ₹10,000 इंक्लूड रिफंडेबल सेल टैक्स ₹1000। आपके पास एक चीज परचेज करके आ रहे हो 10,000 की, उसके अंदर 1000 सेल टैक्स शामिल है और वो भी रिफंडेबल। क्या इस 1000 को इसके अंदर ऐड होना चाहिए?
किसके अंदर शामिल है, हम तो इग्नोर करते हैं तो निकाल देंगे। अगर ये 1000 इस 10,000 के अंदर होता ही ना, अलग से बताया होता, तो तब इग्नोर करते हैं। तो अगर आपकी अब लिस्ट प्राइस के अंदर याद रखें डिस्काउंट और रिबेट शामिल होता है, वो माइनस कर देते हैं। और अगर इसके अंदर ये सेल टैक्स शामिल हो तो माइनस करना है, और अगर शामिल ना हो तो इग्नोर कर। एक बात और देखें, ट्रेड और कैश दोनों होंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट और कैश माइनस करना है, दोनों ही माइनस करना है। अच्छा एक और सवाल देख ले, परचेज अमाउंट ₹20,000, परचेज अमाउंट ₹20,000, और हमारे पास इंक्लूड है नॉन रिफंडेबल सेल टैक्स, नॉन रिफंडेबल सेल टैक्स ₹1,000। क्या करोगे, ऐड कर दें, पहले से ही ऐड है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ऐड रहने देंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इस अमाउंट के अंदर हमने नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड करना होता है, और अगर पहले से ही ऐड है तो दोबारा ना ऐड कर देना। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इग्नोर करने होते हैं, अगर पहले से बाहर है तो ठीक है, अगर वो ऐड हुए हैं तो निकाल दें। तो ये है प्लस माइनस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हमने सीखा सर जो इनिशियल कॉस्ट है जी, वो एट द टाइम जब हम परचेज करते हैं वो तब हम मेजर करते हैं, हाँ। और जो दूसरी है सब्सिक्वेंट वो हम एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आया करो ना, तो पता चल जाएगा, ये क्लास में बताते होते हैं। ये जो अकाउंटेंट है ना, इन पर खास नजर रखें, इनका डबल फाइन आज के बाद, आज तक छुट्टी, हर छुट्टी का डबल फाइन। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब यह है कि हमने जब पहली दफा स्टॉक खरीदा था वो तो बात होगी जी, कॉस्ट पे मेजर करना है। अब अगर अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, ईयर एंड हो गया, तो आपने लिखना है उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, बताओ मैंने किस कॉन्सेप्ट की एग्जांपल में ये बात लिखवाई थी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर, किसके अंदर लिखवाई थी। अभी आप सिर्फ ये लिखिए कि इसके ऊपर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन बाद में इसको हम बताएंगे भी सही कि किस तरह से अप्लाई हो रहा है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर, कॉस्ट हम फाइंड कर चुके हैं, एनआरवी का पहले तो मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल, ये एस से भी लिखा जाता है, जी से भी लिखा जाता है, आपको जो पसंद हो वो लिख लिया। मतलब क्या है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियल, पहले मैं बात करूंगा सिर्फ इस हिस्से की, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है मुझे ये चीज बेच के कितने पैसे मिल सकते हैं, कितने पैसे रियलाइज हो सकते हैं। देखिए आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, क्यों रखा हुआ है, बेचने के लिए, बेच के कितने पैसे आएंगे उसको बोलते हैं रियलाइज कितने होंगे। अज्यूम करते हैं आपके पास एक चीज पड़ी है जिसकी कॉस्ट 100 रुपया है, ये आपके पास मौजूद है, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका। ऑडिटर आया, ऑडिटर पूछता है बताओ ये जो 100 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ये कितने का बिक जाएगा। हमने कहा ये बिकेगा 140 रुपए का, दैट इज आरवी, रियलाइजेबल वैल्यू। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि इसको बेचने पर आपका कोई खर्चा भी आएगा, कोई सेलिंग कॉस्ट भी आएगी। हमने कहा हाँ 10 रुपए हमें कमीशन देना पड़ता है, 10 रुपए हमारा मार्केट में लाने लेकर जाने का खर्चा आ जाता है, मतलब उसको बेचने पे हमारा 10 रुपए का खर्चा आएगा। वो कहता है उसको नेट कर दो, क्या कर दो, -10 इज इक्वल टू 130। हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट कितनी है,
जिसकी एनआरवी कितनी है 130, और हमने ये वाला स्टॉक बिक गया है या बिक सकता है? बिक सकता है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारा ऑडिटर कहेगा या हमें चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है हमें कि आपने ये वाला स्टॉक अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे लिखना है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो कॉस्ट कितनी है, एनआरवी कितनी है 130, तो हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस वैल्यू पे लिखेंगे 100 पे। अब एक और सिचुएशन, एक स्टॉक मेरे पास पड़ा है जिसकी कॉस्ट कितनी है 100, अब it is expected to be sold, it is expected to be sold rupees 120। अब हमने ऑडिटर को कहा या हमें लगा, दोनों एक ही बात है, कि ये 120 रुपए का बिक जाएगा। फिर हमने देखा कि इसके ऊपर जो सेलिंग कॉस्ट आएगी ना, सेलिंग कॉस्ट वो 30 रुपए आएगी। कितनी आएगी? वो 30 रुपए क्या क्या हो सकती है जी, 10 रुपए हमें कैरेज आउट पड़ेगा, कैरेज आउट पता है ना, कैरेज आउट 10 रुपए कैरेज आउट पड़ेगा, 10 रुपए की पैकिंग का खर्चा आ जाएगा, और 10 रुपए हमें उसको भी पैसे देने पड़ेंगे जो एजेंट है हमें सेल करवा रहा है। तो सारे सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग कॉस्ट उसे कहते हैं जो सेल करने के लिए इन्वॉल्व हो। सेलिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? जो सेल करने के लिए हो। खरीदने पे, रिकवरी पे ये सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल और सेलिंग कॉस्ट डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ सेल तो और चीज है ना, जो चीज बिक गई उसकी कॉस्ट क्या थी। ये जो चीज सेल होनी है उसको सेल करने के लिए क्या क्या खर्चा आ सकता है। कितना खर्चा हमने कर लिया काउंट, कौन कौन सा का, कैरेज आउट, पैकिंग कॉस्ट और सेल एजेंट का कमीशन। एनआरवी कितनी आ गई? आपके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है 100 रुपए का, आपने उसको 100 रुपए का खरीदा हुआ है, एनआरवी उसकी कितनी है 90। अब स्टैंडर्ड कहता है कि वो एसेट जो आपने 100 रुपए का लिखा हुआ है तो वो तो रियलाइज ही 90 रुपए हो रहे हैं, तो आपने कभी भी अपने एसेट्स को उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं लिख सकते, एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएगा। और प्रूडेंस बाबा मना करता है एसेट्स ओवरस्टेट नहीं करने। अगर हम 100 रुपए से लिख देंगे और मार्केट में तो वो तो नेट दे ही 90 रुपए रहा है हमें, तो स्टैंडर्ड हमें कहता है अगर कभी जिंदगी में आपके एसेट्स इन्वेंट्री की वैल्यू असल कॉस्ट से रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, रियलाइजेबल वैल्यू कम हो जाए, तो आप अपना क्लोजिंग स्टॉक भी राइट डाउन कर दोगे। क्या कर दोगे? राइट डाउन, कम कर दोगे, और इसको बोलते हैं एनआरवी लॉस। इसका नाम क्या होता है? एनआरवी लॉस। क्या किया आपने? स्टॉक कितने का था? 100 रुपए का। रियलाइज कितना हो सकता है? 90 रुपए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिनको पहले से पता है वो नहीं बोलेंगे। इन नॉर्मल सिचुएशन हमारी कॉस्ट कम होती है या एनआरवी? इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कॉस्ट कम होती है या एनआरवी? नॉर्मल सिचुएशन में शुएब कॉस्ट कम होगी, अरबिया कॉस्ट कम होगी, इकरा नहीं बताना। अच्छा, कॉस्ट कम होगी। अरुणा कॉस्ट कम होगी। हाँ रुमैसा कॉस्ट इन नॉर्मल सिचुएशन हमारी कॉस्ट कम होती। कॉस्ट क्योंकि जितने का हमने खरीदा, और एनआरवी होता है हमने जितने का बेचना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल सिचुएशन में हम कम का खरीदे, ज्यादा का खरीदे, कम का बेचे? तो बेचे। अच्छा, एनआरवी क्या कम हो सकती है? लॉस। अच्छा, आप में से कोई बंदा, अली सवाल पूछना है मैंने आपसे, इसलिए मेंटली तौर पर एक्टिव होकर बैठा। देखें, इन नॉर्मल सिचुएशन आपने कहा, ये मैं आपको ना ये बुक से पढ़ा रहा हूं, ये जो हम पढ़ी जा रहे हैं ना, ये मैं कहानियां नहीं सुना रहा। ये जैसे मैंने इसको खत्म करना है, हमारे 2 मिनट खत्म हो चुके होने, इसलिए पढ़ते जाओ साथ। ऐसे ना समझना कि जब सर लिखेंगे, जब सर किताब खोलेंगे, नहीं, ये पढ़ी जा रहे हैं। आपने कहा कि नॉर्मल सिचुएशन में कॉस्ट कम होती है, एनआरवी ज्यादा होती है, लेकिन आपने ये भी कहा, पता नहीं कहा या नहीं कि सोचा होगा,
कि एनआरवी भी किसी की न किसी सिचुएशन में कम हो सकती है, और अगर सिचुएशन एनआरवी कम हो सकती है तो फिर हम किस पे लिखेंगे? एनआरवी पे। हमने लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो आप मुझे ये सिर्फ बता दें ऐसी कौन सी रीजन है जिसकी वजह से मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाए। कोई सी एक रीजन बताएं। शुएब, सॉरी शाजेब बताएगा बस। ऐसी कोई सिचुएशन बताएं जिसमें जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है 100 का खरीदा था लेकिन वो 100 का नहीं बिकेगा, कम वैल्यू का बिकेगा। कोई एक सिचुएशन। डैमेज हो जाए, अगर आपका स्टॉक डैमेज हो जाए, अगर आपका स्टॉक डैमेज हो जाए तो उसकी एनआरवी कम हो सकती है। दूसरी सिचुएशन अली, और कोई वजह बताएं। एक बता दी, कोई और सिचुएशन बताओ। अली को बताने दो, अली शफकत को। कोई और सिचुएशन बताएं जिसमें स्टॉक आपका पड़ा हुआ है लेकिन आपको लगता है नुकसान पे बिकेगा, एनआरवी कम हो जाएगी। आउट ऑफ फैशन हो जाए, गुड हो गया। आउट ऑफ फैशन का मतलब, इसको अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं ना, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, यानी मार्केट में ही उसकी वैल्यू खत्म हो गई। ऑब्सोलीट हो जाना, आउट ऑफ फैशन हो जाना या ऑब्सोलीट हो जाना। चलो जी, दो वजह हो गई। तीसरी वजह खवातीन में से मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो जाना। मार्केट वैल्यू, मार्केट में वैल्यू उसकी कम होगी। सपोज दैट मैं खरीद के आया 200 रुपए का, बाद में ट्रम्प को कुछ हुआ, उसने कहा जी पेट्रोल की कीमत चेंज कर दो। सीजन का भी कह सकते हैं, बिल्कुल वो फैशन वाली बात हो गई, आउट ऑफ फैशन। अगर मार्केट में उसकी वैल्यू, पहले जो 3 बातें, चौथी बात डेप्रिसिएशन। आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन एक ही बात है, ऑब्सोलीट एक ही बात हो गई। मार्केट में कंपैटिटर आ गए, अब उन लोगों ने क्या किया कि अपनी कीमतें कम कर दी और हमें मजबूरी में फिर कीमत, कंपैटिटर कोई आ जाए, वो सब्स्टिट्यूट एक ही बात आ गई, कंपैटिटर में आ जाएगा। क्या हुआ? ट्रेंड चेंज होना, आउट ऑफ फैशन। लास्ट, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। टैक्स इधर क्या करने हैं, टैक्स जो मर्जी होते हैं। अब सुनिए लास्ट, अगर किसी वजह से सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाए, मतलब कैरेज आउट बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, या जो सेल कमीशन, वो जो कमीशन लेते हैं लोग सेल करने वाले, वो ज्यादा डिमांड करने लग जाए। पैकिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई हो गई है कि वो जैसी बात माइनस करनी है ना, तो ये वो सिचुएशन है जिससे हमारी एनआरवी हो सकता है उसकी कॉस्ट से भी कम हो जाए। प्राइस बढ़ाएंगे लेकिन मार्केट में कोई बढ़ा ही नहीं रहा। अब मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं, आप एक चीज 200 रुपए की खरीद के आकर बैठे, मार्केट में इसकी वैल्यू जाकर कम हो गई, 100 रुपए हो गई। मार्केट में अब लोग, मार्केट वाले 200 रुपए की दे रहे हैं, एक आप 200 लेकर आकर बैठे हो, एक आपका कंपेटिटर इस चीज को 100 रुपए का लाकर आ रहा है, अब वो तो 100 रुपए लाकर 150 की बेचना शुरू कर देगा। कंपेटिटर ना हो वो देखिए ना, अगर, और मेरी बात सुनो, मेन क्या चीज है ओ भाई, मेन ये है कि आपकी अगर एनआरवी कम हो सकती है तो ये कुछ रीजंस हैं। इट मे बी कि ऐसे इस तरह से हो सकता है उसकी सेलिंग वैल्यू कम हो जाए, अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ये तो वो सिचुएशन है ना कि हो सकता है एनआरवी अपनी कॉस्ट से कम। पेपर में सवाल आ सकता है आपको कि वो बताओ कौन सी ऐसी सिचुएशन है, 4 सिचुएशन बता देगा कि जिस वजह से आप लोगों की एनआरवी हो सकता है कॉस्ट से भी कम हो जाए। ये वजह, आप लोग तो बुक के राइटर बन गए हो, आपको पता ही नहीं है। ये देखें, रीजन फॉर राइट डाउन, किसकी राइट डाउन की बात कर रहा है? ये कॉस्ट को कम करने की बात कर रहा है। कॉस्ट को कम करेगा और कहां पर लेकर आ जाएगा? एनआरवी पे। मतलब 100 की कॉस्ट है, राइट डाउन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या कम करना। वो कहता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मे नॉट बी रिकवरेबल इफ, नॉट बी रिकवरेबल का मतलब क्या है? जो खर्चा करके आए हैं वो पूरे पैसे रिकवर,
दोज इन्वेंट्री आर डैमेज, जो डैमेज हो जाए हो सकता है पूरी रिकवरी ना हो, पूरी रिकवरी नहीं होगी तो फिर पूरी कॉस्ट पे लिखेंगे भी नहीं, एनआरवी पे लिखेंगे ना। 100 रुपया का एसिड खरीद के आए, वो 100 रुपया रिकवर ही नहीं हो रहा, तो फिर इसको राइट डाउन कर देना। अगर पूरे रिकवर हो जाए या उससे ज्यादा रिकवर हो जाए फिर कॉस्ट पे। दूसरी सिचुएशन होली या पार्शली ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाना, आउट ऑफ द मार्केट। देयर सेलिंग प्राइस हैव मार्केट वैल्यू कम हो जाना। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हैज इंक्रीज्ड। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी टू मेक द सेल। कंप्लीशन ऑफ सेल का मतलब क्या, ये भी मैं बता देता हूं, ये कहानी पूरी खत्म कर देते हैं। देखिए अभी एनआरवी को हमने पूरी तरह नहीं पढ़ा, एनआरवी की ना डेफिनेशन अभी पढ़ी है, अभी सिर्फ ग्राउंड बना रहे हैं। आपके पास एक स्टॉक था 100 रुपए का, डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज। अब आपने कहा कि यार इसको बेचना है, आप तो डैमेज हो गया। किसी ने कहा, दो सिचुएशन दे दी आपको, यार या तो इसको इसी हालत में बेच दो तो ये आपका 40 रुपए का बिक जाएगा, तो इसकी एनआरवी क्या हुई? 40 रुपए। हम इसको 40 पे लिखेंगे। फिर दूसरी सिचुएशन है, वो कहता है कि या इसको ना रिपेयर करवा के बेच दो। रिपेयर करवा के वो बेचोगे ना तो वो कहता है जी 90 रुपए का बिक जाएगा। रिपेयर करवा के बेचोगे। अब जरा ध्यान से बात सुने, जो उसने ये लफ्ज बोला है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब रिपेयर जो उसको बेचने के लिए उसको रिपेयर वगैरह करवा रहे हैं, उसकी कॉस्ट की बात हो रही। वो कहता है कि आप ऐसा कर लो यार, 20 रुपए का रिपेयर करवा लो, ये 90 रुपए का बिक जाएगा। 20 रुपए का रिपेयर करवा लो, ये कितने का बिक जाएगा? तो इसकी एनआरवी है 7। इसकी एनआरवी क्या है? अगर इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलते हैं? देखिए अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हाई होती जाए तो एनआरवी कम होना शुरू हो जाए। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन से मुराद ये होता है सेल को सेल करने के लिए खर्चे, चाहे वो रिपेयर के हों, चाहे वो कोई एजेंट के हों, जितने भी सेलिंग कॉस्ट हैं उनको आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। अब अगर मैं रिपेयरिंग एक्सपेंस एक ही बात है। अब अगर कभी जिंदगी में 2 एनआरवी आ जाएं, जैसे वो कहता है या ऐसा करो 40 रुपए का भी बेच दो या रिपेयर करवाकर नेट एनआरवी का दो 70 रुपए, तो कौन सी लेनी चाहिए? 70 या 40? 70। 40 को क्यों कौन लेगा? क्योंकि 70 ज्यादा बेनिफिशियल है हमें। एक और बात, सही क्वेश्चन क्या? देखिए ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 एनआरवी आ रही हैं। ये पीआरसी मैंने इसका सवाल नहीं देखा, असल ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सवाल आया हुआ है क्योंकि वो 2 एनआरवी दे देता है। जब 2 एनआरवी दे दे जाना तो हमने कौन सी एनआरवी कंसीडर करनी है? जो बड़े वाली है, क्योंकि नेट रियलाइज जो ज्यादा होगी वही हमारे लिए बेनिफिशियल। सर जी रिपेयरिंग पे 20 रुपए आ रहा है, तो वो स्टॉक की कॉस्ट में ऐड कर मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन स्टैंडर्ड नहीं करने देता ये। मैं जरूर आपकी बात मानता लेकिन स्टैंडर्ड नहीं कहता। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने, पहली बात ये है, 1 मिनट, कि ये जो कॉस्ट है ना, वो सुन लें, ये कॉस्ट अभी इनकर्ड हुई नहीं, ये कॉस्ट अभी इनकर्ड हुई नहीं, ये फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिखते हैं ना तो पता चलेगा। चले अब जरा खामोशी प्लीज, एक बात गौर से सुने, एंड वाली बात। वो बात ये है कि अगर मैं एनआरवी की डेफिनेशन लिखने लगा हूं, मेरे पास एक चीज की कॉस्ट है 100 रुपया, इसकी एनआरवी क्या हो सकती है? 140 रुपए। बिल्कुल हो सकती है, 140 का बिक सकता है नेट हो गए। अच्छा, ये बिक गया है या बिक सकता है? इसका मतलब है ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। इसे मैं कह सकता हूं फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। दिमागी तौर पर किसी ने फुप्पो के घर नहीं जाना,
अगर वो चला गया ना तो फिर गया, फिर उधर ही रहे। खाला खाला क्या आपको अकाउंटिंग पढ़ाएगी? खाला के घर भी नहीं जाना। फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। दूसरी बात, एक और बात बताएं, मैंने कहा 100 रुपए की चीज है, 150 की बिकेगी, लेकिन इसके ऊपर कैरेज आउट भी आएगा, इसके ऊपर कमीशन भी आएगा। उसकी बात कैरेज आउट या कमीशन हम कहते हैं जी, एक 10 रुपए है, एक 20 रुपए है, तो 150 में से 10 भी माइनस कर देंगे। एनआरवी क्या है? 120। अच्छा, इस 120 को मैंने अब अंग्रेजी में लिखना है। NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस या एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कंप्लीशन, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ सेल। लेकिन इसको और थोड़ा बेहतर अंग्रेजी में बताने लगा हूं। अगर आपसे कोई पूछे जी एनआरवी क्या है, सबसे पहले आपने कहना इट इज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। इट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग कॉस्ट या एनी अदर कॉस्ट इनकर्ड टू मेक इट फॉर सेलेबल कंडीशन। जो उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चा आएगा। ये किसकी बात कर रहा है? रिपेयर की। जो ये बात कर रहा है ना कि जितना खर्चा होगा जो उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, लोकेशन में लाने के लिए, तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाऊं एनआरवी की, तो डेफिनेशन आपने लिखनी है तो लिख ले, सीखनी है तो सीख ले। देखिए, एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप ना एस्टिमेटेड की जगह फ्यूचर एस्टिमेटेड भी लिख सकते हो। एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज द ordinary course of business less the estimated cost of completion less the estimated cost necessary to make the sale। NRV की डेफिनेशन यहां तक खत्म हो गई। NRV की डेफिनेशन के अंदर कितनी बातें हैं? 3। इट इज अ फ्यूचर या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस any selling cost या any other cost incurred to make the sale। अब अगली एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सेलिंग प्राइस और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू। आपसे मैं ये पूछता हूं कि ये मैं बनाकर इसको मार्केट में सेल करता हूं, मार्केट में इसकी वैल्यू 50 रुपए है या 500 रुपए है, तो क्या जिस पर मैं बेच रहा हूं ये हमेशा फेयर वैल्यू के बराबर आएगी या ऊपर नीचे हो सकती है? उससे ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। क्या बराबर हो सकती है? इसकी वैल्यू 500 और मार्केट में भी 500 का बिक रहा हो, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। अब सुने, सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस वो है जो बिजनेस चाहेगा। बिजनेस चाहता है मैं डिस्काउंट में बेचूं, मार्केट में इसकी 500 वैल्यू, बिजनेस कहता है मैंने लोगों से ज्यादा चीजें बेचनी है, वो 450 का बेचना शुरू कर दे। अब उसने देखा कि मार्केट में तो ये मिल ही नहीं रहा, सिर्फ मेरे पास ही है, तो हो सकता है वो 500 से भी महंगा बेचना शुरू कर दे, मार्केट में इसकी वैल्यू 500 है। तो सेलिंग प्राइस में और ये सारे एमसीक्यूज हैं। वो आपसे ये पूछेगा कि अच्छा बताओ सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर होती है, बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? हमेशा बराबर नहीं होती। मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। अच्छा, फेयर वैल्यू फिर क्या होती है? अच्छा, वो फेयर वैल्यू के बारे में भी सुन ले। 3 बातें हैं फेयर वैल्यू की। फेयर वैल्यू की 3 बातें हैं। कहता है मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू जो किसी एसेट को बेच के हमें मिले, एसेट्स के बदले हमें रिसीव हो, एसेट के बदले हमें उसे वो फेयर वैल्यू दी। मतलब हम मार्केट में खरीद बेचने गए, जो बंदा उसकी मुझे वैल्यू देगा वो क्या कहलाएगी? उसकी फेयर वैल्यू।
या जिससे लायबिलिटी मेरी पे ऑफ हो रही हो, सेटल हो रही हो। सर हमने ये भी सेलिंग प्राइस पे नहीं, सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा, सर सेलिंग प्राइस वो जितने में हम बेच सकते हैं और फेयर वैल्यू वो जितने ये जो मार्केट में है, मार्केट में उसकी जो वैल्यू चल रही है दैट इज द फेयर वैल्यू, और हम उसको जितना का बेचेंगे, कम पे या ज्यादा पे या उतने का, वो सेलिंग प्राइस है। लायबिलिटी सेटल। लायबिलिटी सेटल का मतलब ये होता है, देखिए हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट में पढ़ा था कि लायबिलिटी एक, क्योंकि आगे जाकर ना, क्योंकि हम तो पूरा स्टैंडर्ड की बात लिख देते हैं ना इसमें। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ये कैलकुलेटर है या ये रिमोट है, मैंने किसी के पैसे देने हैं 500 रुपए, मैंने कहा ये 500 में रख लो, इसका मतलब है मैंने इसकी फेयर वैल्यू क्या रखी, एक तरह से। अब ये वो बंदा जिसको मैं दे रहा हूं कि उसके 500 देने थे, ये मार्केट में चल रहा है 500 रुपए का, मैंने उसके देने हैं 800 रुपए, मैंने उसे कहा यार ये ना 800 में रख लो, क्या वो रखेगा? वो कहेगा यार मार्केट वैल्यू तो इसकी 500 है, तो वो लायबिलिटी कितनी सेटल हो सकती है? 500 की। तो वो जो किसी एसेट्स को बेच के पैसे मिलना या किसी लायबिलिटी को सेटल हो जाना, उसकी फेयर वैल्यू होती है। दो बातें और है इसके अंदर, किन दोनों के दरमियान जो मार्केट के अंदर लोग जाते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट उन्हें बोलते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट। इसका मतलब क्या है? एक इंडिपेंडेंट मार्केट के अंदर दो लोग एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं, इंडिपेंडेंट, जिस वैल्यू पे वो हर दो बंदे आपस में डील कर रहे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फेयर वैल्यू। इक्विटी पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है? एक बायर होगा, एक सेलर होगा, जिस वैल्यू पे उनकी डील हो रही है वो किस वैल्यू पे डील हो रही होती है? फेयर वैल्यू पे। तीसरी बात इसके क्या आता होती है? एट मयर। चौथी बात मेजरमेंट डेट। इस मेजरमेंट डेट का भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट डेट किसे कहते हैं? जिस दिन, मिसाल के तौर पर मैं एक मोबाइल था मेरे पास, मैं गया मार्केट में, उसने कहा डेट थी, कोई भी डेट ले लेते हैं, जनवरी की डेट लेते हैं, 10 जनवरी। 10 जनवरी को मैंने मार्केट में गया, वहां से अपने मोबाइल की मार्केट वैल्यू लगवाई, यार कितने का खरीदोगे? उसने कहा यार ये आपका जो मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल की तो कीमत नहीं बताऊंगा, आप लोगों के मोबाइल की कीमत बताऊंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की कीमत तो 1 0 कम हो जाएगी ना फिर। तो 50,000 में मैंने कहा जी ना, आपके जो मोबाइल की मार्केट वैल्यू 50,000 है। फिर आपको, आपने कहा नहीं फिर बाद में बेचूंगा, आपको बाद में जरूरत पड़ी, डेट लिख दे तो जरूरत खुद पता चल जाएगा किस चीज की जरूरत पड़ी। आपको फिर पैसों की जरूरत पड़ी, आपने कहा जाता हूं मोबाइल ही भेज देता हूं, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। अब 14 फरवरी को चले गए मार्केट के अंदर के, देख तो कितने का बिकता है। उन्होंने कहा यार ये ना 25,000 का है या 30,000 का है। हमने कहा यार मैं 10 तारीख को आया था तो 50,000 वैल्यू लगी थी। कहता है वो उस दिन की फेयर वैल्यू थी। फेयर वैल्यू हमेशा किसी डेट की होती है। तो जब भी फेयर वैल्यू की डेफिनेशन आएगी ना, मेजरमेंट डेट का जिक्र जरूर आएगा। जब भी फेयर वैल्यू की डेफिनेशन आएगी ना, मार्केट पार्टिसिपेंट का जिक्र जरूर आएगा। ये मार्केट पार्टिसिपेंट का क्या मतलब है? कहता है घर में दो बहन भाई आपस में बैठ के डील नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट लोग मार्केट में हैं, मार्केट का रेट लगेगा। फेयर वैल्यू वो होती है, जैसे सपोज दैट मैं घर में बैठा हूं, मेरी बड़ी सिस्टर कहती है कि भाई आपने मुझे मोबाइल देना है, आप मोबाइल बेचना चाह रहे हो तो मोबाइल आपने देना है। मैंने कहा बाजी वैसे ही रख लें आप, या जो भी वो पैसे बोलेगी मैं शायद आगे कुछ भी ना बोलूं, तो क्या ये फेयर वैल्यू होगी? फेयर वैल्यू कहां से पता चलेगी? मार्केट पार्टिसिपेंट। वहां मुझे जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से डील करना पड़ेगा, और वो क्या होने चाहिए? लोग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अगर कोई जान पहचान वाला है तो हो सकता है बंदा थोड़े पैसे ऊपर नीचे कर देता है, तो फेयर वैल्यू नहीं होती। फिर फेयर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? वो दोनों जो बंदे होने चाहिए वो मार्केट पार्टिसिपेंट होने चाहिए। और मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, उसे भी सारा पता है मार्केट का, मुझे भी सारा पता है। उसके बाद जो वो वैल्यू है वो एसेट के बदले मुझे मिल रही हो या मेरी कोई लायबिलिटी सेटल हो रही हो। अब मैंने कितनी बातें सीखी?
ओवर हमने अभी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी हैं बुक की। पहली बात सुन, सेलिंग प्राइस क्या फेयर वैल्यू के बराबर हो सकती है या नहीं? क्योंकि सेलिंग प्राइस होती है बिजनेस का अपना एटीट्यूड और मैनर, वो किस तरीके से अपनी चीज सेल करता है। फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू का ऐसी अमाउंट है, फेयर वैल्यू एक ऐसी अमाउंट है जो किसी एसेट को बेच के मुझे मिल सकती है या लायबिलिटी सेटल हो सकती है बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट अ मेजरमेंट डेट। अब आपकी बुक से इसको देखते हैं, शायद बुक से आपको ज्यादा बेहतर समझ लगे। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नजर आ रहा है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन हाउ एंटिटी सेल इन द, ये एंटिटी का अपना तरीका है, ये एंटिटी के मैनर पे डिपेंड करता है। फिर फेयर वैल्यू की डेफिनेशन देख लें, फेयर वैल्यू इज द प्राइस that would be received to sell an asset, that would be received to, एक बात हो गई, या paid to transfer the liability, दूसरी बात हो गई, in an ordinary transaction between market participant, ये जो लिखा हुआ ना in an orderly transaction, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है, वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक मैनर, एक ऑर्डर के तहत हो रही है, वो कोई जान पहचान वाली बात नहीं है। तीसरी बात होगी एट मेजरमेंट डेट, चौथी बात होगी मेजरमेंट डेट का ताल्लुक किसके साथ है? जिस दिन, और हर दिन की फेयर वैल्यू चेंज होती है। फिर उसके बाद ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनको मार्केट का नॉलेज है, मार्केट में सब पता है। और पे टू ट्रांसफर द लायबिलिटी या रिसीव टू सेल एन, मतलब ये एसेट में बेच के जितने पैसे मुझे मिलेंगे या मेरी कोई लायबिलिटी इससे सेटल हो सकती है, वो क्या हो जाएगी? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। डन होगी बात? सर ये स्टॉक के लिए है या सारी चीजों के लिए? हर चीज के लिए फेयर वैल्यू की डेफिनेशन है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस सिर्फ स्टॉक के लिए होती है बेसिकली, और जो फेयर वैल्यू है ना वो हर चीज के लिए। नेक्स्ट, अभी हमारी डेफिनेशन होगी, यहां तक तो आपने कल पढ़ा था ना, एनआर से ऊपर ऊपर। कोई ऐसा मुजाहिद या शाहीन जिसको याद ना आया हो पढ़ने का? एग्जाम्पल दो वाली नहीं, बड़ी वाली नहीं की, चलो छोड़ दो उसको, टू भी एक दफा छोड़ दो, प्रैक्टिकल बाकी बातें समझ लगी और पहली एग्जांपल भी समझ लग गई, बस कितना ही काफी है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये एक एक बात पढ़ने का मकसद ये है कि आपको ये बातें अगर सिर्फ आपने रट्टा लगाना है ना, तो फिर मैं इसके नोट्स बनाता हूं, आपको पकड़ाता हूं और हम आगे चले जाते हैं। और अगर आपने इसको सीखना है ना, तो फिर मैं चाहता हूं कि हर बंदा मेंटली तौर पर इन्वॉल्व हो। ऐसे नहीं कि आप लोग आए सो के चले जाएं, फिर फायदा नहीं है, मुझे भी, मेरा भी गला बैठेगा और आपको का भी नुकसान होगा, टाइम भी जाया होगा, ज्यादा टाइम लगेगा इस तरह से। इसलिए मेंटली तौर पर आपने एक एक बात सीखनी है। जो पढ़ रहे हो आप पढ़ो और आपको एक एक बात समझ लगे, और अगर इस पैटर्न पे पढ़ लोगे ना, मैंने आपको पहले भी कहा था पीआरसी और ग्रुप ए, इसके बाद आपका सीए का कभी कोई पेपर फेल नहीं होगा। अब ये नहीं करना कि इसमें हो जाएगा, इसमें सिर्फ मेहनत चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ आपने आई कैप की बुक पकड़नी है और लेक्चर्स रेगुलर लेने हैं, आपका कभी कोई पेपर फेल नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ना आ जाएगा। अभी भी ये तो अब आकर ना, ये कोविड के बाद ना हमारे सीए स्ट्रक्चर खराब हो गया है कि लोगों ने ना लोकल किताबें देना शुरू कर दी, नोट्स देना, समरी बनाकर देना, ये तबाही है एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की। और आप लोग भी उसके पीछे लग जाते हो कि आपसे कहीं कोई समरी मिल जाए, कोई असाइनमेंट मिल जाए जिसको करें और पेपर पास हो जाए। अल्लाह के बंदो, आप सीए बनने आए हो और आप कम कर रहे हो एफएससी वाले, और उसमें तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं। तो क्यों ना ऐसा, जब टाइम ही लगाना है तो अच्छा पढ़ो। एंड पे मैं भी करवाऊंगा सब कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मार्केट की डिमांड है कि एक समरी देना, एक असाइनमेंट देना, एंड पे आखिरी हफ्ता 2 हफ्ते मैं भी दूंगा ये चीजें, लेकिन उससे पहले अगर आप जिस पैटर्न पे हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें फेलियर 0 है। और अगर असाइनमेंट पे चले जाएंगे तो फेलियर है। असाइनमेंट का ताल्लुक क्या है? पेपर आ गया तो ठीक है, नहीं तो 0। क्यों ना हम इस पैटर्न पे पढ़ें कि वो वाला पैटर्न अपनाएं जिससे 100% पासिंग रेशियो बने।
तो इसलिए चीजें जब आप किताब पढ़ो ना, आपको एक एक बात पता चले कि इसका मतलब ये बन रहा है, इसका मतलब है आप पेपर फेल नहीं कर रहे, आपको पेपर पास। अब उसके बाद आ जाता है लफ्ज राइट डाउन का मतलब। राइट डाउन का लफ्ज मतलब होता है कम करना। अब अगर मेरे पास पहली बात उसने दो बातें लिखी जो हमें पहले पता है, इन्वेंट्री आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट, ये पता है ना आपको, इन्वेंट्री आर टू बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, ये क्या है, सबसीक्वेंट। फिर अगली बात वो कहता है अगर मेरे पास कॉस्ट है 100 रुपए, एनआरवी है 130 रुपए, बताओ आप अपना स्टॉक किस पे लिखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी? पहले किस पे लिखा होता है? क्या आपको कुछ करने की जरूरत है? अगर कॉस्ट कम हो तो कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉस्ट है 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए से तो जब खरीदा था लिखा था, इनिशियल किस में लिखा था, कॉस्ट में, उसमें तो लिखा हुआ है। अब वो अनसोल्ड है, उसकी एनआरवी कितनी है, और हमने अब किस पे लिखना है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, पहले किस पे लिखा हुआ है, 100 पे। इसका मतलब है इसमें आपके खर्चे माइनस हो गए हैं ना। एनआरवी का मतलब ही यही है। एनआरवी का मतलब क्या है, नेट। अब एक सवाल आ गया, उसकी कॉस्ट 100 है और एनआरवी है उसकी 90, क्या अभी 100 का लिखा रहने दें? अब राइट डाउन करेंगे, अब राइट डाउन करेंगे, और राइट डाउन किस पे कर देंगे, उसको किस वैल्यू पे लेकर आएंगे, 90 पे लेकर आएंगे। और राइट डाउन कितना किया, 10 से कम करके उसको एनआरवी पे लेकर आएंगे। अगर कॉस्ट कम हो तो नो एडिशनल ट्रीटमेंट, कुछ एडिशनल काम करने की जरूरत। अगर एनआरवी कम है तो उसको हमने कम करना है, राइट डाउन करना है। राइट डाउन कब करते हैं, जब किसी भी एसेट की कॉस्ट से ज्यादा रिकवरी ना हो रही हो। रिकवरी क्या होता है, एनआरवी। आई कैप की बातें सुनाता हूं आपको। इफ कॉस्ट इज लोअर, नो एडजस्टमेंट इज, क्या मतलब है, आई कैप भी हमारी बातें सुन रहा था, उसने भी वही बात लिखी। इफ एनआरवी इज लोअर, फिर क्या करेंगे, अपनी कैरिंग अमाउंट को कम करेंगे। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड टू इट्स, एंड द डिफरेंस इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। यहां पर उसने लिखा है पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, और एक परपेचुअल सिस्टम होता है उसके अंदर लिखना पड़ता है। ये हमारे बाद का, ये भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। सिर्फ इतना याद रखें अभी कि जब एनआरवी कम होगी तो हमने अपना स्टॉक एनआरवी पे लाना है, और उसका जो डिफरेंस है वो लॉस लिखना है। लॉस लिखने के दो तरीके हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। अब ये बात सिर्फ जो आप लोग सोच रहे हो एग्जैक्ट वो लिखी हुई है। द प्रैक्टिस, ये वाला, जब एनआरवी कम होगी तो किस पे लिखेंगे, एनआरवी पे। 100 रुपए का स्टॉक आप किस पे लिखोगे, 90 रुपए का। 10 रुपए का क्या करोगे, एनआरवी लॉस। ये बात लिखी कि जो डिफरेंस होगा कॉस्ट और एनआरवी का, वो हमने लॉस लिखना है। फिर लॉस लिखने के दो तरीके हैं, वो अभी नहीं, वो बाद में। ओके होगी बात। The practice of writing inventory right down below cost to NRV is consistent with the view, कहता है ये किस बात को पूरा करती है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा है इनडायरेक्टली। एसेट शुड नॉट बी कैरीड, एसेट को उस वैल्यू पे नहीं लिख सकते, in excess of the amount expected to be realized from their sale या use। कहता है जितना उससे हमें फायदा होना है, जितना उससे फायदा होना है बेच के या इस्तेमाल करके, किसी भी एसेट को उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 100, उसको इस्तेमाल करके मैं फायदा हासिल कर सकता हूं 150 का। कितने का इस्तेमाल कर सकता हूं, 100। तो मैं अपना स्टॉक किस पे लिखूंगा, 100। अब जरा एक और बात सुने, मेरा स्टॉक है 100 रुपए का, मैं इसको बेच के फायदा हासिल कर सकता हूं 80 रुपए का, कर सकता हूं। क्या मैं इस 100 रुपए को, कहता है जो एसेट आपने लिखना है ना, उस अमाउंट से ज्यादा नहीं लिख सकते, उसके फायदे से ज्यादा।
मतलब एक 100 रुपए का मेरा स्टॉक है, उससे फायदा कितना मिलना है? 80 रुपए। कहता है 80 रुपए से ज्यादा नहीं लिख सकते आप, जितना फायदा मिलना है उससे कम लिख सकते हो, उससे ज्यादा। अब इसको दोबारा देखिए, वो कहता है एसेट शुड नॉट बी कैरीड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम देयर सेल या यूज। मतलब अगर यहां पर आप 100 रुपए से लिखना चाहते हो लिख लो, यहां 100 रुपए पे लिखना चाहते हो, क्या इजाजत है लिखने की? क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो फायदा है वो हमारे जो लिख रहे हैं उससे कम है। तो फायदे से ज्यादा अमाउंट, जितना उससे फायदा हासिल होना है उतना या उससे कम तो लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा बोला? प्रूडेंस। एसेट्स कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ज्यादा है तो फिर हम वो वाला एनआरवी नहीं लेंगे। फिर एनआरवी की देखिए ना, एनआरवी फाइंड करेंगे, जो एनआरवी हमारी आ रही होगी उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ। पहले एनआरवी फाइंड करेंगे, अगर एक से ज्यादा एनआरवी है तो हायर एनआरवी लेंगे, फिर एनआरवी को कंपेयर कैसे करेंगे? कॉस्ट के साथ। जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगी उतनी एनआरवी कम हो जाएगी। अच्छा, ये अब ये पेज जो हमने एनआरवी की डेफिनेशन अब सबको क्लियर हुई? राइट डाउन का मतलब हो गया क्लियर सारा। क्यों इन्वेंट्री कम हो जाती है ये भी बात खत्म हो गई। अब थोड़ा न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई इतनी, अब थोड़ा न्यूमेरिकल चलते हैं और एनआरवी का कॉन्सेप्ट कोशिश करते हैं कि आज खत्म करते हैं। इसको डिफरेंट तरीकों से मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका यह है कि मेरे पास एक स्टॉक है, हाँ जी, जिसकी कॉस्ट है मेरे पास 1000, एनआरवी मेरे पास है 1200। बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ तो कितनी बताओगे? 1000। क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू बताओगे? एक बात, एक और सवाल पे आए। ये पहला सवाल आपका पूरा हो गया। दूसरा सवाल आपका, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 5000 यूनिट पड़े हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 5000 यूनिट पड़े हुए हैं। कहता है कॉस्ट पर यूनिट ₹20, कॉस्ट पर यूनिट ₹20, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹30, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹। कहता है 1000 यूनिट्स फाउंड टू बी डैमेज। फाउंड टू बी क्या मतलब है? आपने ऑडिट किया, पता किया तो पता चला कि 5000 में से 1000 यूनिट डैमेज है। उस 1000 में 800 यूनिट, ये 1000 की बात होने जा रही है, 800 यूनिट कैन बी सोल्ड ₹25 आफ्टर रिपेयर। 25 पर यूनिट की बात हो रही है। आफ्टर रिपेयर ₹3 पर यूनिट। कहता है कि जो 1000 यूनिट है ना, उसमें से 800 यूनिट हमने देखा कि वो 25 रुपए का बिक जाएगा, 3 रुपए अगर उसके ऊपर खर्चा करेंगे। जो दूसरा 200 यूनिट है कैन बी सोल्ड ₹22 पर यूनिट आफ्टर रिपेयर ₹5 पर यूनिट। फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्वेश्चन को, अभी आपने सिर्फ क्वेश्चन को लिखना है।
इसको हल करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं और पूरी डिटेल समझाता हूं। 500 यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आपके पास है 20 रुपए, नॉर्मल वो 30 रुपए का बिकता है, लेकिन 1000 यूनिट डैमेज हो गया। सवाल लिख लिया सबने? अच्छा, अब देखें क्वेश्चन पर पहले फोकस करना। हमारे पास जो 5000 यूनिट पड़ा हुआ है मौजूद है ना? अब ये जो 30 रुपए और 20 रुपए या 25 रुपए आ रहा है, ये उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। सबकी अब सेलिंग प्राइस चेंज होगी, तो याद रखें जब एनआरवी सबकी चेंज हो जाए ना, तो आपने सबको अलग अलग कंपेयर करना है। इसे बोलते हैं आइटम बाय आइटम। जिसकी एनआरवी चेंज हो जाए ना, सबको एक साथ कंपेयर नहीं करना। हम किसको कंपेयर करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी को। किसको कंपेयर करते हैं? कॉस्ट एनआरवी। तरीकाकार क्या? सवाल सबके पास हो गया कंप्लीट? चले जी, यहां पर आए जरा। मैंने यहां पर लिख दिया स्टॉक या यूनिट। मेरे पास टोटल कितना यूनिट है? मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, चले जी, हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि आपके पास 5000 में से 4000 यूनिट गुड है, 800 यूनिट और 200 यूनिट डैमेज है। ऐसे ही है? मैंने अलग अलग कर दिया, एक एक यूनिट नहीं अलग किया, एक एक यूनिट अलग। कॉस्ट पर यूनिट, ये जो 4000 यूनिट प्राइस की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट 20। और ये जो 800 यूनिट और 200 यूनिट है, इनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है? और भाई कॉस्ट पर यूनिट तो वही होगी ना। तो इनिशियल जब रिकॉग्नाइज किया होगा, ये तो बाद में डैमेज हुए ना, बाद में पता चला डैमेज हुए। यूनिट तो एक जैसे ही है ना। हाँ, कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, फिर वो बताएगा। अब मैं चाहता हूं मुझे सबकी आप एनआरवी बता दें। ये जो गुड यूनिट है उनकी एनआरवी क्या है? अपना सवाल पढ़ के बताना है। जो गुड यूनिट है उनकी एनआरवी क्या है? नॉर्मल वो कितने का बिकता है स्टॉक? अब अगली बात, ये जो 800 यूनिट है इनकी एनआरवी क्या है? पर यूनिट हो गया ना? पर यूनिट कह रहा हूं, अभी पर यूनिट ही फाइंड कर रहे हैं। 800 यूनिट की एनआरवी क्या है? देखें, 800 यूनिट कैन बी सोल्ड आफ्टर, इसका मतलब इसकी एनआरवी क्या बनी? 20। ये जो 200 यूनिट है इसकी एनआरवी क्या है? कितने का बिक सकता है? 22 रुपए का। कितने खर्चे के बाद? 5 रुपए के बाद। कितना? 17। पहले तो यहां तक मुझे सारी बातें बताएं। कॉस्ट तो सबकी एक जैसी होती है अगर वो खुद नहीं बताएगा। एनआरवी जो मेरा 4000 यूनिट है वो फ्यूचर में कितने का बिक जाएगा? 30 रुपए का। नॉर्मल वो 30 रुपए आपका बेचते हैं। ये जो 800 यूनिट है ये कितने का बिकेगा? 22 रुपए का। ये जो 200 यूनिट है ये कितने का बिकेगा? अब 17 का। ये बिक गया है या अभी हमारे पास है? हमारे पास है ये। अब हमने लिखना है किधर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। दोबारा सुने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के करंट एसेट में और कॉस्ट ऑफ सेल में वो कौन सी वैल्यू लिखनी है वो हम फाइंड कर रहे हैं। 5000 मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी कॉस्ट 20 है उस पे नहीं लिखना। किस पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो आप लोग इसको लिख दो कि जी क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आना है, या आप इसको लिख सकते हो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। मुझे बताओ इस 4000 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे या 30 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे?
कॉस्ट उसकी 20 रुपए पर यूनिट है, एनआरवी 30 रुपए पर यूनिट है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड तो 4000 को मल्टीप्लाई करो 20 से 80,000। अब बताएं 800 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करोगे या 22 से, क्योंकि इसकी भी कॉस्ट कम है और हमने लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो बताएं जी 800 मल्टीप्लाई बाय 20 16,000। उसके बाद मुझे बताओ किस में लिखेंगे, 17 पे। अब इसका कर लें टोटल कितना, 994। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है और यही आपका क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जाना है और यही आपका क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में भी माइनस। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताएं इसमें एनआरवी लॉस कितना है। याद रखें एनआरवी लॉस फाइंड करने का तरीका बता देता हूं। एनआरवी लॉस आएगा कब, जब उसको कॉस्ट पे लिखोगे तब, या जब उसको एनआरवी पे लिखोगे तब। तो लॉस तो तब भी आएगा ना जब उसको अपनी कॉस्ट से कम पे जाए लेके जाएंगे। ना इसमें लॉस है ना इसमें लॉस है। इसमें लॉस है पर यूनिट कितने रुपए का, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ना इसमें एनआरवी लॉस है ना इसमें एनआरवी लॉस है, तो 600 का आपके पास एनआरवी लॉस। ठीक होगी बात। अच्छा आपके पास ना एक कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है, एनआरवी लॉस। मतलब है जब भी आप अपना स्टॉक असल कीमत से भी कम कर देंगे तो लॉस हो गया। कितना कम किया, 20 रुपए वाला स्टॉक 17 रुपए पे लिख रहे हो, तो हर यूनिट कितना रुपए कम कर रहे हो, 3 रुपए से, तो 200 यूनिट का टोटल लॉस कितना आ जाएगा। इस क्लोजिंग स्टॉक पर जो हमने शुरू में लिखा है 5,000, उसमें क्या उसमें फर्क क्या है, वो जो मेरे पास 5,000 यूनिट पड़े थे ना, वो किस कीमत पे थे, सारे के सारे 20 रुपए के हिसाब से। किस कीमत पे पड़े हुए थे आपके पास, 1 लाख से। लेकिन अब आपने उसको 1 लाख पे नहीं लिखना बल्कि किस पे लिखना है, 99,400 पे। तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारा एनआरवी लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो असल वो 1 लाख पे पड़े हुए थे 5,000 यूनिट 5,000 पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अब 1 लाख नहीं। अगर डैमेज ना होते तो फिर 1 लाख पे रहते। नेक्स्ट इधर जरा एनआरवी लॉस का आपने ये बताया कि जब हम उसको उसकी कम प्राइस पे एनआरवी लॉस तब क्रिएट होता है, एनआरवी तब क्रिएट, तो नूर बाद में समझाना, उसको बाद में समझाना। एनआरवी लॉस तब क्रिएट होता है जब कभी आप अपने ही स्टॉक को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी कम पे लिखेंगे, राइट डाउन करें। पहले अगर कॉस्ट कम है तो हमारा तो स्टॉक उसी जगह पर पड़ा हुआ जिस पे लिखा था, तो स्टॉक अगर कम लिखेंगे तो एनआरवी लॉस आएगा। तो ये आप 20-20 रुपए पे लिख रहे हो, इसमें कोई लॉस नहीं है। एक और छोटी सी सिचुएशन, पहले इसी सिचुएशन को समझें। आपके पास यहां पर लिखा हुआ है आइटम बाय आइटम, इसका तो मतलब है एक एक यूनिट की एनआरवी अलग अलग कंपेयर करो। अगर हम यहां पर एक एक यूनिट की एनआरवी कंपेयर करते तो 5,000 यूनिट लिखते, हर एक की कॉस्ट लिखते और सबकी एनआरवी लिखते। हमने एक एक यूनिट को अलग अलग नहीं किया, जो सारे एक जैसे थे उनको अलग अलग कर दिया। तो इस आइटम बाय आइटम का मतलब यह है कि आपने जब भी यानी एनआरवी कंपेयर करनी है सेपरेटली करनी है, बट जिसकी नेचर कीमत एनआरवी एक जैसी हो उसको इकट्ठा कंपेयर कर सकते हो। जैसे 4,000 यूनिट को हमने इकट्ठा कंपेयर कर दिया क्योंकि सबकी एनआरवी पर यूनिट भी सेम थी, कॉस्ट पर यूनिट भी सेम थी। फिर 800 यूनिट को अलग कर दिया, एनआरवी भी सेम थी, कॉस्ट भी सेम थी। तो आइटम बाय आइटम का मतलब क्या हुआ फिर कि आपने वैसे तो हर यूनिट को अलग अलग कंपेयर करना होता है, आप इकट्ठा कंपेयर कर सकते हो। किस बेस के ऊपर, अगर उनकी नेचर और उसकी जो सेलिंग प्राइस वगैरह एक जैसी हो तो इकट्ठा भी
किया जा सकता है। यही 3 लाइनें अगर पढ़ोगे तो यही बातें लिखी हुई हैं। इन्वेंट्री आर यूजुअली रिटन डाउन टू एनआरवी आइटम बाय आइटम। यूजुअली से क्या मुराद है? असल रूल ये है, इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप सिमिलर या रिलेटेड आइटम। It is not appropriate to write inventory on the basis of the classification of the inventory। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी MCQs के लिए। आप ग्रुप की फॉर्म में, एक तो लफ्ज है आइटम बाय आइटम, ग्रुप की फॉर्म में भी कर सकते हो, किस वजह से? सिमिलर हो और रिलेटेड आइटम। कहते हैं ये जो उसकी क्लासिफिकेशन है ना, उसको इकट्ठा कभी भी नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन को इकट्ठा वो हमेशा अलग अलग होगा। अब ये क्लासिफिकेशन किस बला का नाम है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास वर्क इन प्रोसेस है और आपके पास फिनिश गुड्स हैं, आपने उनको प्लस करके उसकी एनआरवी प्लस करके कभी भी कंपेयर करने की इजाजत। वो कहते हैं इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू राइट डाउन इन्वेंटरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेंटरी। फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स या ऑल इन्वेंटरीज इन द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंटरी। आपके पास फर्नीचर है और दूसरा बंदा आपके पास, आपके 2 बिजनेस है, एक फर्नीचर का भी बिजनेस है और एक स्टेशनरी का भी बिजनेस है। क्या इनको इकट्ठा कर सकते हैं? इनकी तो सेल प्राइस ही अलग होगी। तो ग्रुप करने की इजाजत कब है? सिमिलर, वरना आइटम बाय आइटम ग्रुप करने की। और क्या जो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी है इसको ग्रुप फॉर्म में किया जा सकता है? इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब पेपर में सवाल आ जाएगा इट इज अप्रोप्रिएट टू इन्वेंटरी राइट डाउन, बस नाट को छेड़ दे। हम कहेंगे अच्छा अप्रोप्रिएट लफ्ज था, क्लासिफिकेशन भी था, यही ठीक है। तो इसमें टोटल 3 बातें लिखी हुई हैं। एक, यूजुअली इन्वेंटरी को राइट डाउन करते हैं आइटम बाय आइटम। इट इज अप्रोप्रिएट, इकट्ठा किया जा सकता है। इट इज अप्रोप्रिएट या इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप सिमिलर या रिलेटेड आइटम। क्या लिखा हुआ है? इट मे बी अप्रोप्रिएट किसके लिए? सिमिलर आइटम के लिए। आगे क्या लिखा हुआ? इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू राइट डाउन इन्वेंटरी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। और आगे उसने एग्जांपल के तौर पर फिनिश गुड्स लिख दिया और ऑपरेटिंग सेगमेंट लिख दिया। अगर पेपर में सवाल आ जाए फिनिश गुड्स और ऑपरेटिंग सेगमेंट को ग्रुप में कर सकते हैं, ये अप्रोप्रिएट है, हमने कहना है नहीं। हर डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिफरेंट ही रखना है। और वो जालिम क्या करेगा? इसके साथ नाट लगा देगा और इसका नाट खत्म कर देगा। हम भी कहेंगे एक नाट के बगैर था, एक नाट के साथ था, ठीक है। ये देखने के कौन सा नाट के बगैर है और कौन सा नाट के साथ है। अच्छा, इसका ना कॉन्सेप्ट, ये एनआरवी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें सम अप कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और आखिरी चीज करवाता हूं, बस खत्म, छुट्टी। पहली बात, ये बात समझ लगी जो ऊपर लिखी है। मैंने आपको सादा सी बात बताया कि जिस ग्रुप की एनआरवी अलग अलग है ना, तो उसको सेपरेट कर देंगे, ये अप्रोप्रिएट है। रिलेटेड आइटम और सिमिलर ग्रुप ये है। अगर क्लासिफिकेशन की बात आ जाए, मतलब रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये फिर अलग अलग ही करेंगे। लेकिन ये बहुत जालिम कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट एनआरवी, मेरे पास जो रॉ मटेरियल है ना, उसकी कॉस्ट है 6000। जो मेरे पास वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट है 4000। जो मेरे पास फिनिश गुड्स पड़ी हुई है उसकी कॉस्ट हम ले लेते हैं 10000। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है बेसिकली 20000 का। मैं ऑडिट करने गया, मैंने देखा कि एक भाई साहब के पास रॉ मटेरियल 6000 का पड़ा हुआ है और इनकम्प्लीट स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास 4000 का और 10000 का फाइनल पड़ा हुआ है। तो उसकी क्लोजिंग स्टॉक कितना माना जाएगा? 20000 का। याद रखें, अगर मैन्युफैक्चरर का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना, तो तीनों को प्लस करके बताना पड़ता है कि उसको कहेंगे उसका क्लोजिंग स्टॉक 20000 का, ना कि 10000 का। अब आगे चलते हैं। एनआरवी,
रॉ मटेरियल की वो एनआरवी कहता है 8000 है, वर्क इन प्रोसेस की बल्कि चलो अब तो लिख दिया, अरेज कर दे। नहीं सर, कर दे। अच्छा आपके पास रेजर नहीं है। अच्छा मेन कॉन्सेप्ट सीखना है हमने। ये जो मेरे पास पहले ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इसकी एनआरवी जो है ना वो है 5000, जो वर्क इन प्रोसेस है ना उसकी एनआरवी है 6000, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसकी एनआरवी है 1,20,000। एनआरवी का तो टोटल नहीं करते होते कभी भी। अब मैंने लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, और वो किस पे लिखता हूं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। क्लोजिंग स्टॉक मैं फाइंड करता हूं और जिसको लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। बड़े ही ध्यान से और बड़े शौक से बातें सुननी है, और इसका कॉन्सेप्ट आपने बताना है कि ऐसी हरकत आई कैप ने क्यों की और अब मैं क्यों कर रहा हूं। मैंने देखा कि नीचे से ऊपर जाते हैं। हाँ जी, फिनिश गुड्स किस पे लिखूंगा? अच्छा ये 10,000 है, तो फिर ये 1,20,000 क्यों, ये 12 कर देते। मैंने कहा 10,000 वाला स्टॉक 1,20,000 का बिकेगा, वैसे चोर तो बेच लेते हैं। अच्छा किस पे लिखूं? वर्क इन प्रोसेस किस पे लिखूं? रॉ मटेरियल किस पे लिखूं? अब सुने ये स्पेशल केस है। देखिए ना थोड़ी बंदा फेल हो जाता है, इतने लोग फेल कर देते हैं। आई क्या ऐसे छोटे छोटे बम पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर पांव आए तबाह। अब सुनिएगा ध्यान से बात, आप अपने रॉ मटेरियल की एनआरवी कम नहीं कर सकते, उसको कॉस्ट से कम नहीं कर सकते अगर उसकी फाइनल प्रोडक्ट की एनआरवी ज्यादा है तो। अब स्टैंडर्ड कहता है, जब हमने स्टैंडर्ड को परखने की कोशिश की तो क्या ऐसा क्यों है, हमें बच्चों का दिमाग क्यों खराब करना है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे रॉ मटेरियल की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस असल में तो होती नहीं है, असल एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस तो फाइनल प्रोडक्ट की है। अगर आपकी फिनिश गुड्स कॉस्ट पे लिख रहे हो तो फिर वो सबको कहेगा कॉस्ट पे लिखो, चाहे उसकी एनआरवी कम हो या ज्यादा हो। दोबारा सुने, अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो ना वर्क इन प्रोसेस को आप कॉस्ट से कम कर सकते हो, ना रॉ मटेरियल को कॉस्ट से कम कर सकते हो। और अगर ये एक सिचुएशन, इसमें फाइनल प्रोडक्ट की जो एनआरवी वो ज्यादा है, तो इसलिए अगर फाइनल प्रोडक्ट को आपने कॉस्ट पे लिखा ना तो फिर आपने रॉ मटेरियल इसको भी कभी भी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी फार्मूला अप्लाई ही नहीं करना, कॉस्ट पे ही लिख देना है, चाहे उसकी एनआरवी जो मर्जी। अब अगली सिचुएशन फिर क्या होगी कि अच्छा चलो अगर फाइनल प्रोडक्ट की ही एनआरवी कम हो जाए, क्या फिर इजाजत है? तो कहते हाँ फिर इजाजत है, फिर आप लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी अप्लाई कर सकते हो। अगर फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो इन दोनों के लिए फार्मूला रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि इसको आपने कॉस्ट पे ही लिखना है, एनआरवी पे लिखना ही नहीं है। दोबारा सुने, फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट पे लिखेंगे तो सब कॉस्ट पे, अगर फाइनल प्रोडक्ट एनआरवी पे लिखेंगे तो फिर नहीं, सारे एनआरवी नहीं, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एग्जांपल देने लगो अभी। अब वो कर बता, सारी एग्जांपल बताओ। पहली एक एग्जांपल, इसमें क्या था, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, सबको कॉस्ट पे लिखना है, आप उसको एनआरवी पे नहीं लिख सकते। पहले तो ये बात ओके करें, डन। और इसकी अंग्रेजी भी ये लिखी हुई है, एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में सुन लें। मटेरियल एंड अदर सप्लाईज held for use in the production of inventory are not write down below cost। आप कह रहे थे ना 5,000 पे कर दो 6,000 की बजाय, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, are not write down below cost if the finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above the cost। मतलब अगर फिनिश गुड्स की
वैल्यू कॉस्ट या कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर आपने रॉ मटेरियल को कॉस्ट से कम नहीं कर सकते। 5,000 लिखने लगे थे ना, तो वो तो फिर कॉस्ट से कम हो जाती, 6,000 से कम हो जाती, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की एनआरवी कॉस्ट या कॉस्ट से ज्यादा है। तो फिर आपने ऊपर जो भी होगा उसको किस पे लिखोगे? बेस कॉन्सेप्ट क्या, उसको फिर हम कॉस्ट से कम नहीं कर सकते, कॉस्ट से कम नहीं। और अगर फाइनल प्रोडक्ट की एनआरवी कम है, अगर फाइनल प्रोडक्ट की एनआरवी कम है तो फिर ऊपर दोनों को फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब एग्जांपल लेते हैं, एक रॉ मटेरियल है, एक वर्क इन प्रोसेस है और एक फिनिश्ड। हमारे पास यहां पर कॉस्ट और एनआरवी। अब ये जवाब आपने देना है, जो बातें कर रहे हैं उनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास जो रॉ मटेरियल है वो 5,000 का है और उसकी एनआरवी 4,000 है। मेरे पास वर्क इन प्रोसेस 6,000 का है, उसकी एनआरवी 4,500 है। मेरे पास जो फिनिश्ड गुड्स है वो 10,000 की है और उसकी एनआरवी 8,000 है। अब मैं पहले सारे, जब ये 3 बातें होंगी ना, सबसे पहले देखूंगा ये एंड पे, ये 8,000 पे आएगा, इसका मतलब है ऊपर वाली कॉस्ट को कम करने की इजाजत मिल गई। अब आप यहां पर ऊपर फार्मूला लगा सकते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। क्या फार्मूला लगा सकते हो? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड क्या? अब बताओ इसमें से किस पे लिखेंगे? आपको कॉस्ट से कम जाने की इजाजत है क्योंकि आपका सरबराह कम चला गया। फिर क्या इसको कम करने की इजाजत है? बिल्कुल है। अब बिल्कुल सिचुएशन यहां पर फिर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। अगर ये 8,000 की बजाय 15,000 होता, किसी को भी कॉस्ट से कम जाने की इजाजत नहीं। दूसरे लफ्जों में लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी अप्लाई करना ही खत्म हो जाएगा अगर फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट के बराबर हो या ज्यादा हो, तो फिर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को आपने कॉस्ट से कम नहीं कर सकते। नहीं, ये ना बेसिकली असल चीज क्या है, इस पे प्रूडेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। असल चीज ये है कि आप लोगों ने ना, जो ना तो रॉ मटेरियल हम बेचने के लिए रखते हैं और वो मेन फिनिश्ड गुड्स है, जब फिनिश्ड गुड्स एनआरवी पे नहीं जा रही तो फिर किसी को भी एनआरवी पे नहीं लिखा। उसकी एनआरवी हमारी कॉस्ट से कम, वर्किंग प्रोसेस की रॉ मटेरियल की एनआरवी ज्यादा। मैं बताता हूँ, बता देता हूँ, जो आप सोच रहे हो ना मैं लिख देता हूँ। 5,000, 4,000, 6,000, 7,000 और 10,000, 8,000। बताओ आपने क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को किस पे रखना है? एनआरवी पे। इसका मतलब है ऊपर वालों पर इजाजत मिल गई लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। क्या इजाजत मिल गई? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। और अब आप इसको 4,000 पे लिखोगे, इसको 6,000 पे लिखोगे। अगर आपकी या ये सिचुएशन होती, ये वाली 15,000 और 10,000 वाली, मतलब ऊपर वालों को इजाजत नहीं मिली कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकें, फिर वो 6,000 और 5,000 कॉस्ट पे ही लिखेंगे। तो बात सीधी होगी कि अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो सबको कॉस्ट पे लिखेंगे, अगर उसकी एनआरवी है तो बाकियों को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा लिखा हुआ है, पूरी बात नहीं लिखी। अब आप लोगों ने जो अंग्रेजी पढ़ी हमने, अच्छा जो एग्जांपल्स आपने पढ़ी है ना, मैं टाइम मिला तो करवा दूंगा, वो इधर बातें ना किया करो, बात सुना करो, वो मैं सारा करवा दूंगा आपको अगर टाइम मिला तो। जो एग्जांपल पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो मैं हर हाल में करवाऊंगा, जो वैसे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कह दूंगा। आप लोग परेशान हो जाया करें, समझ लग जाए ठीक है, नहीं समझ लगे ओके, टाइम मिला तो कर दूंगा, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो ये अच्छा आप लोगों ने यहां तक हमारा हो गया, एनआरवी वाला कंप्लीट है आपका, राइट डाउन कंप्लीट हो गया। इसको लिखते जाए, इसको याद करके आना है। यस। और बल्कि कल एक छोटा सा टेस्ट भी, कल टेस्ट है कोई बिजनेस का है, परसों हो जाएगा टेस्ट, फ्राइडे को टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा फ्राइडे को तो हम पढ़ेंगे भी बस मुझे लगता है 1 बजे तक ही, जाहिर सी बात है। राइट डाउन
आइटमों बाय आइटम, एनर्जी ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जांपल नंबर 4 करनी है आपने। परेशान होने के लिए एग्जांपल नंबर 5 भी लाजमी करनी है। दोनों परेशान होते हैं। ये सारी परेशान करेंगी आपको, क्योंकि आप लोग ना लकीर के फकीर हो। जो चीज बता दो आपको बहुत आसान लगती है, खुद से कोई चीज ऑब्जर्व करनी पड़ जाए जान निकल जाती है। इसलिए अच्छा, अगर आप लोग को सीपीएस आता है ना, वो कॉस्ट से प्रॉफिट और प्रॉफिट से, एग्जांपल नंबर 6, बल्कि क्या बताना, एग्जांपल नंबर 9 तक कर लेना है। अच्छा 7 छोड़ दे, 7 अभी नहीं करनी, 7 अभी नहीं करनी, 8 करनी है, 9 भी करनी है, और आगे एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो आपने 253 तक एग्जाम्पल नंबर 7 को छोड़ के कंप्लीट करना है। और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि जिस तरह की आपकी हालत है कि हमें कल भी इन चीजों को डिस्कस करने पे इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों के लिए अच्छी खबर,